नमस्कार। मैं रोहित झा। 2005 में सोहराबुद्दीन कौसरबी और तुलसीराम प्रजापति की हत्या हुई थी। आरोप था कि फर्जी एनकाउंटर में इन्हें मारा गया था, जिसमें गुजरात पुलिस के अफसर और अमित शाह का हाथ था। ये मुकदमा ट्रायल के स्तर पर चलने लगा। इसी केस में अमित शाह को 25 जुलाई 2010 को सोहराबुद्दीन मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर हत्या, जबरन वसूली और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन अचानक से इस केस की सुनवाई करने वाले सीबीआई के स्पेशल जज का तबादला 2014 में कर दिया गया, जबकि 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि एक ही जज शुरू से अंत तक पूरे केस की सुनवाई करेगा। फिर इस केस की सुनवाई जज लोया के हाथों में चली गई। जज लोया की मौत एक दिन अचानक तरीके से, रहस्यमयी तरीके से नागपुर में हो जाती है। यहीं से सारे सवालों की फेहरिस्त शुरू होती है। शुरुआत में बताया जाता है कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी, मगर जब कैरवन पत्रिका ने मौत पर सवाल उठाते हुए 25 से ज्यादा रिपोर्टें की, तो पढ़ने वाले हर शख्स में दहशत पैदा हो गई। गुजरात से लेकर दिल्ली तक कोई भी इन रिपोर्टों पर सवाल उठाना नहीं चाहता था। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। उन दिनों टीवी मीडिया आपको खंडहर में भूत खोज कर दिखा रहा था। पत्रकार निरंजन टकले जज लोया की बहन, पिता और दूसरे रिश्तेदारों से बातचीत के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की थी वो डरावनी थी। क्या सच में एक जज की किसी ने हत्या कर दी? इन सारे सवालों से मैंने पत्रकारों को डरकर भागते हुए देखा है। यही सारे सवालों को लेकर अब एक नई दस्तावेज आ गई है। इसे मैं किताब नहीं कहता हूं, दस्तावेज कहता हूं, क्योंकि इस किताब के जैसे जैसे आप पन्ने पलटते हैं, सारे सवाल आपको डराने लगते हैं। पत्रकारिता के छात्र चुपचाप रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में इसे पढ़ लेंगे तो व्यवस्था से सवाल करना सीख जाएंगे। मुझे पता है आप अब भी हिंदू, मुस्लिम और मौलाना पंडित का डिबेट ही देख रहे होंगे, फिर भी मैंने इस दस्तावेज को पढ़ लेने की सलाह देने की गुस्ताखी की है। ये किताब 300 पन्ने की है और 350 रुपये इसकी कीमत है। आज हमारे साथ इससे बात करने के लिए निरंजन टाकले खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया हमें समय देने के लिए अपना। और शुरुआत से शुरू करते हैं एकदम। थैंक यू। ये एक इंजीनियर, ये बताइए कि पत्रकार कैसे बन गया, और वो भी खोजी पत्रकार? तो लंबी स्टोरी है वो। सुनना चाहिए। दरअसल मैं बचपन में हमारा नासिक में एक न्यूज़पेपर का स्टॉल है, और चौथी कक्षा में जब मैं था तब पहली बार या आखिरी बार महाराष्ट्र में शिक्षकों का हड़ताल हुआ था, स्ट्राइक हुआ था। 54 दिन तक वो चला था। और उस स्ट्राइक के दौरान चूंकि सारे स्कूल बंद थे, तो पिताजी ने कहा था कि आप मतलब तुम स्टॉल पर आकर बैठा करो। तो मैं रोज हमारे न्यूज़पेपर स्टॉल पर जाता था, और वहाँ आसपास के इलाके में जितने न्यूज़पेपर देने हैं लोगों के घर पे जाके, तो वो न्यूज़पेपर वेंडर का काम मैं करता था। और मुझे याद है वो 54 दिन मुझे रोज 10 रुपया पिताजी देते थे। और पूरी स्ट्राइक खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ 450 रुपये जमा हो गए थे, और वो 450 रुपये में मैंने वायर ब्रेक की, उस वक्त नई थी मॉडल, वो वायर ब्रेक की साइकिल वो मैंने खरीदी थी। तो जब पेपर बेचता था, न्यूज़पेपर, तो अखबार बेचने से पहले अखबार पढ़ना पड़ता था, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है वो चिल्लाकर लोगों को बतानी होती थी। तो अखबार पढ़ा करता था, और तब से खबरों के साथ एक बचपन से लेके वो जुड़ाव बन गया था। इंजीनियर बनने के वक्त बाद दरअसल ऐसे हुआ कि मैं 89 में 87 में इंजीनियर हुआ, 1987 में। और उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट 1989 में गिर गई, क्योंकि बोफोर्स नाम का एक बहुत बड़ा कैंपेन एलिगेशन का चला था उस वक्त। और एक्चुअल उस दौरान मतलब भारत की कई सारी समस्याएं सुलझी हुई। आसाम गण संग्राम परिषद का जो बहुत
हिंसक आंदोलन असम में चल रहा था, तो वो असम एकॉर्ड हुआ था, पंजाब एकॉर्ड हुआ था। पंजाब पूरी तरह से शांत हो चुका था, क्योंकि हमको याद है पंजाब के ही खालिस्तान की डिमांड करने वाले आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। लेकिन उसके बाद 5 साल बाद वो पूरी समस्या सुलझ चुकी थी। एक टेलीकॉम रेवोल्यूशन आ गया था पूरे देश में, और करोड़ों युवाओं को एक्चुअली रोजगार मिला था उसके जरिए, क्योंकि हर नुक्कड़ पर लगभग एसटीडी आईएसडी बूथ खुल गए थे, तो वो एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में हुई थी। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें बाजू में रख के बोफोर्स के ऊपर पूरी कैंपेन हुई और सरकार गिर गई। उसके बाद जो हुआ, मतलब एक इकोनॉमिक रिसेशन टाइप आ गया था, वो चला 91 तक। 91 में तो बहुत खस्ता हालत थी इकोनॉमी की। वो फिर रिकवर होना शुरू किया था। तब मैं इंजीनियरिंग में ही काम करता था एक कंपनी में। 94 में मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी, लॉजिकल सॉल्यूशंस नाम से, और सीएनसी मशीन्स मैं उस वक्त करता था। 96 में फिर से गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि फिर दो मुद्दों के ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ था। एक बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था 92 में, और दूसरा हर्षद मेहता का जो स्टॉक मार्केट स्कैम था, तो वो स्कैम हुआ था। और उस वक्त एलिगेशंस ये हो रहे थे, क्योंकि प्राइवेट केबल चैनल्स आ गए थे, तो उस वक्त राम जेठमलानी जो लॉयर थे, वो लाइव टेलीकास्ट करते थे टेलीविजन पर, और एलिगेशन ये होता था कि प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ के बोफोर्स स्टॉक मार्केट के स्कैम को कवर अप करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और वो टेलीविजन पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते थे कि किस तरह से एक बैग में 1 करोड़ रुपए रखे जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त 1,000 और 2,000 के नोट नहीं थे। तो एक सूटकेस में किस तरह से 1 करोड़ रुपए रख सकते हैं, और किस तरह से हर्षद मेहता खुद प्रधानमंत्री के घर में गए 1 करोड़ रुपया लेके और उनको वो रिश्वत दी। तो ये भी एक वक्त ऐसा आ गया था कि देश की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 91 टू 96 में हुई थी, उसको मद्देनजर करते हुए, उसको मतलब हम क्या कहेंगे, उसको इग्नोर करते हुए, ये दो प्रोपेगेंडा जो हुए थे, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का और हर्षद मेहता स्कैम का, वो पीपल बॉट इट। और उस मुद्दे पर वो सरकार फिर चुनाव में हार गई। और खासकर क्योंकि मेरा पूरा बचपन, परवरिश मेरी ऐसे माहौल में हमारे यहाँ हुई थी कि यहाँ कोई जाति धर्म वगैरह का कोई भेद हमको मालूम भी नहीं था, कभी उसका एहसास भी नहीं हुआ था पूरी परवरिश में। और 92 के बाद, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, ये बहुत समझ में आने लगा कि जो बचपन में जो मुस्लिम दोस्त होते थे, जिनके घर हम आया जाया करते थे, वो हमारे घर आया जाया करते थे त्योहारों में। हम मतलब हमारे घर की, मेरे घर में गणेश स्थापना होती थी हर साल, गणेश महोत्सव में। तो एक दो, मतलब मेरा मुस्लिम फ्रेंड और उसका छोटा भाई, दोनों हमारे घर में आते थे उस वक्त हर गणेश उत्सव में। तो और हम ईद में उनके घर पे जाते थे, तो वो सब आना जाना बंद हो गया। उस वक्त तो और आडवाणी जी तो रथ यात्रा भी निकाल रहे थे, और फिर हाँ, तरह वो तरह तो के रथ नारे। यात्रा निकल हाँ, चुकी थी। जी जी, दंगे हुए थे बम्बई में। उसके बाद बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 93 में। तो बहुत माहौल खराब हुआ था, दोस्तों ने एक दूसरे से बात करना बंद किया था। एक शक का माहौल था एक दूसरे की तरफ देखने का। तो ये बहुत अखर रहा था जाति, पर्सनली तौर पर। और 96 में फिर से एक बार रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई। और 92 94 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मीडिया बहुत अहम रोल करता है। ये जो पूरी प्रोपेगेंडा फैलती है, चाहे वो कम्युनल डिसहार्मनी की हो या करप्शन के मामले में हो, तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी वक्त एक्चुअली मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में ये लिखा था कि टू टेल द ट्रूथ एंड शेम द डेविल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट। अच्छा, लोगों वो को आपके सच बताना किताब और का, ये शैतान आपकी को किताब का मेरे शर्मिंदा हिसाब से करना एक टैगलाइन भी है, सरकार की। ये किताब का जी, टैग। इसीलिए वो उस किताब की टैगलाइन भी है, क्योंकि उस लाइन से
मैं बहुत पर्सनल तौर पर ट्रिगर हुआ था और मैंने मेरा इंजीनियरिंग का पूरा बिजनेस क्लोज करके जर्नलिज्म ज्वाइन कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप जर्नलिज्म की ओर रुख गए। अच्छा, ये बताइए कि कैसे जज लोया वाली जो स्टोरी है वो कैसे आपने करना शुरू किया और कौन कौन सी चीज़ें आई शुरुआत में आपके पास? द वीक में आप काम कर रहे थे उस वक्त, और द द वीक वीक पता। में था। हाँ, हाँ, तो कैसे कैसे 2010 ये से। जज लोया की स्टोरी करने का ख्याल कैसे है आपके पास कि ये किया जाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मैंने एक उसके पहले सावरकर पर एक स्टोरी की थी, लैम्ब लायनाइज्ड, उसका टाइटल था। हम्म, और क्योंकि सावरकर को भारत रत्न देने की मांग हुई थी और मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ सावरकर का जन्म हुआ था। मेरा भी जन्म उसी शहर में हुआ, तो नासिक में। तो बचपन से लेके मैंने कई सारी कहानियां उनके बारे में सुनी थी, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे, उनका जन्म 1892 का था और उनका देहांत हुआ 1986 में। तो उन्होंने बहुत लंबा इतिहास अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। और उनसे मैं हमेशा सुना करता था उस वक्त की बातें। वो कभी मानते नहीं थे, सावरकर वगैरह। और अचानक भारत रत्न की मांग हुई 2016 में। उनकी मौत को, देहांत को उनके 50 साल हो रहे थे, तो उस वक्त ये मांग की गई। तो मैंने सोचा कि इस वजह से एक हम रिविजिटिंग द हिस्ट्री कर सकते हैं। और वो रिविजिटिंग करके जो सारे आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स मैंने भारत, मतलब दिल्ली से, लंदन से, पेरिस के आर्काइव से, सेल्युलर जेल की आर्काइव से जो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसके आधार पर मैंने ये स्टोरी की थी, अ लैम्ब लायनाइज्ड, जिसमें इस उनके किताब में सारे भी 12-15 इस मर्सी किताब पिटीशन में भी आपने जिक्र किया सावरकर का, एक बार मुझे जहाँ तक याद है कि आपने लिखा जिक्र भी किया है है। कि हाँ। तो एक्चुअली उस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत। और ये जो पूरा भक्त संप्रदाय है, ये मुझे ट्विटर पे, फेसबुक में बहुत ट्रोल करने लगा था, गालियां गलौज करना, बहुत गंदे तरीके से फैमिली को धमकियां देना वगैरह, ये सब शुरू हो चुका था। और उस वक्त एक दूसरे खबर के लिए मैं पूना गया हुआ था, और पूना में मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया था। तो हम इस स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, और वो पूछ रहा था बेसिकली कि ये जो पूरा प्रेशर है, धमकियां आ रही है, गाली गलौज हो रही है, तो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दिस काइंड ऑफ प्रेशर। तो हम बातें कर रहे थे, तो वो दूसरे मुझे बोला कि मेरे एक फ्रेंड को आपसे मिलना है, तो मैं उसको आपको मिलने के लिए कल लेके आऊँगा। तो दूसरे दिन वो मुझे मिलने के लिए आया, मैं जहाँ रुका हुआ था उसी होटल में, और उसने मुझे बुलाया नीचे। तो मैं गया, तो उसके साथ उसकी स्कूल की दोस्त थी, और उसने कहा कि इसको आपसे बात करनी है। उसका नाम था नूपुर बियानी, जो जज लोया की भांजी थी। और उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे मामा की स्टोरी करो, क्योंकि उनका कत्ल हुआ है। तो एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने अच्छा, उनको उन्होंने पूछा आपको कि पहले बुलाया इस संबंध में? मतलब क्या। जी जी, मुझे मिलने आई थी वो। ओके। और वो ये सोच के आई थी कि ये सावरकर के बाद जो कुछ प्रेशर शुरू हुआ है, और ये आदमी उसके, मतलब वो सारे प्रेशर के सामने खड़े रहकर अपना काम कर रहा है, तो शायद ये मेरी मामा की स्टोरी के बारे में भी यही कर सकता है। इसलिए वो मुझे मिलने आई थी और उसने वो मुझे बताया तो फिर पूरा कहाँ से वाक्य। डेवलपमेंट शुरू हुई? आपकी तो जांच इसी पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू हुई? कौन सी कड़ी थी ऐसी जहाँ से आपने करना शुरू किया, और एडिटोरियल लेवल पे उस वक्त क्या बातचीत चल रही थी? फिर एक प्रोसेस रहती थी हमारे यहाँ द वीक मैगजीन में, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसको हर हर 4 महीने बाद एक मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग में हमको स्टोरी आइडियाज जो है वो सबमिट करने पड़ते थे। वो मैंने किए थे। किसी तरह से वो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, लेकिन किसी तरह से मैं कामयाब हुआ उसको, मतलब उनको मनवाने में, कि मुझे जब भी समय मिलेगा मैं इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकूंगा। तो उसके बाद मैं पूना गया था जज लोया के बेटे को मिलने, अनुज लोया। अनुज रहे। और मैं उनके घर पे जब गया,
तब उसके दादाजी उसके साथ में बैठे हुए थे, जज लोया के फादर। और मैं उससे कोई भी सवाल करता था अनुज से, तो उसके दादाजी जवाब देते थे। और पूरी मुलाकात के दौरान अनुज लोया गर्दन झुकाए हुए फर्श की तरफ देख रहा था। एक सेकंड भी उसने नजर उठाकर मुझसे नजर नहीं मिलाई और मुझसे बात नहीं की। पूरे पूरे मीटिंग मतलब मुलाकात में वो नीचे ही देख रहा था और उसके ग्रैंडफादर जवाब दे रहे थे। तो मैंने उनको एक बार पूछा कि मैं इससे सवाल कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुज का इस दुनिया में किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं है और किसी भी व्यवस्था पर उसका भरोसा नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या जुडिशियल सिस्टम हो, तो हमारा भरोसा नहीं रहा। और उससे मिलकर, और वो आपसे बात नहीं करेगा, वो किसी से भी बात नहीं करता है, वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठता है पूरे दिन में, और जब भी बहुत जरूरत हो तभी बाहर आके हमसे बात करता है। तो आप भी उम्मीद ना रखिए कि वो आपसे बात करेगा। तो मैं वहां से निकला, लेकिन मैं ये बर्दाश्त मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि एक 19-20 साल का लड़का ये इतना मायूस है जिंदगी से। तो और मैं खास करके मतलब सिस्टम से। सीढ़ियाँ सिस्टम से और किसी भी इंसान में भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं है कि अपनी अपनी दिल की बात, अपने दिल का जो भी दर्द है, दुख है, वो शेयर करने को वो तैयार नहीं है, और वो एक घुटन में है अंदर ही अंदर। तो मैं अपनी बेटी को फोन किया और मैंने उससे बात की कि क्योंकि वो उसी उम्र की थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़के से मिलके आ रहा हूँ, वो कह रहा है इस दुनिया में किसी पर भी उसका विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तो और मैं मानता हूँ कि जिंदा रहने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है, विश्वास और भरोसा। तो ये दो इंग्रेडिएंट के अलावा के बिना ये कैसे जिएगा? तो उसने मुझे पूछा कि जरा कॉन्टेक्स्ट पूछा, तो मैंने बताया उसको ब्रीफली। तो उसने कहा कि आप क्या कर सकते हो बाबा, आप तो उसके मन में इस व्यवस्था के बारे में विश्वास नहीं पैदा कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोफेशन के बारे में भरोसा बना सकते हो, तो आप कोशिश करो। और वो मेरे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया। एक मतलब जिस प्रोफेशन से मुझे जो पगार मिलती है, उससे मैं मेरे बेटी का पेट भरता हूँ और उसको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी बेटी की जनरेशन, क्योंकि अनुज उसी जनरेशन का था, मेरी बेटी की जनरेशन का भरोसा अगर मेरी बेटी के पिता के प्रोफेशन पर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो मैं क्या उम्मीद रखूं कि अनुज मुझ पर भरोसा करे? और मैंने एक्चुअली मेरे फोटोग्राफर से बात भी की। मैंने उसको बोला, हम ऑटो में बैठ रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि यार ये बिल्कुल सही कह रही थी मेरी बेटी, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर इट टेक्स, अब ये करना ही है, किसी भी हालत में ये स्टोरी करनी है। और इस तरह से वो ट्रिगर होगा। और फिर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। नागपुर कई बार जाना पड़ा क्योंकि वो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं थे कितना वक्त लग गया था इस फैमिली के स्टोरी को पास। पूरा तो फाइल वो करने में? कितना वक्त लग करीब गया था? 15-16 महीने गए टोटल पूरा इन्वेस्टिगेशन होने में। अच्छा, द वीक में मतलब जब रहते तक वो पब्लिश हुई। द वीक में रहते हुए आपने ये इन्वेस्टिगेशन हाँ, शुरू द की, वीक में। रहते हुए शुरू की, लेकिन ऐसा क्या जी हुआ जी फिर जी। कि जब इस रिपोर्ट को फाइल और जब पब्लिश होने की जब बारी आई, तो द वीक के एडिटोरियल्स ने अपने कदम जो है वो पीछे खींच लिए इस स्टोरी को पब्लिश करने से? क्या बातचीत हुई थी आपको जब आप एकदम फाइनल स्टेज पे थे दरअसल कि? बात ऐसी हुई, एक 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 तो मैंने ये स्टोरी द वीक मैगजीन में सबमिट की थी 27 फरवरी 2017 को। और वो सबमिट करने के बाद एक एडिटोरियल प्रोसेस जो चलती है कि फोटोग्राफ्स, वीडियो, फिर क्या क्या एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं। तो उसमें टाइम जाता है। और उस वक्त मुझे बोला कि हम लोग ये पूरा करते हैं, तब तक तुम दूसरे असाइनमेंट पे जाओ। और मैं एक्चुअली उस वक्त गुजरात में गया था रफीक कुरैशी नाम से। और उस वक्त करीब 4-6 महीने में गुजरात में था रफीक कुरैशी नाम से। ये पूरा जो गौरक्षा का धंधा है, तो उसको ढूंढने के लिए।
और मैं एज अ कैटल ट्रेडर राजस्थान से गुजरात में कैटल लाया करता था, और किस तरह से उनका एक्सटॉर्शन होता है ये कैटल ट्रेडर्स का, और किस तरह से डर एक इन्वेस्टमेंट है, और उसके जरिए ये एक बिजनेस मॉडल बनाया गया है गोरक्षा का, और वो कैसे चलता है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और मुझे याद है मैं लौटा था 15 अगस्त को, उस वक्त पूरा स्टोरी खत्म करके। फिर वो स्टोरी को लिखना शुरू हुआ, फिर वो वीडियोस, वो सारी चीज़ें द वीक मैगजीन को सबमिट की, और वो सबमिट करने के बाद मैं फॉलो अप करने लगा कि मेरी पहली स्टोरी का क्या हुआ, पहले इन्वेस्टिगेशन का। और उसमें कई सारे दिन गए। इनफैक्ट अक्टूबर में हमारी एक मीटिंग थी, और अक्टूबर की मीटिंग में हमारे मैनेजिंग एडिटर ने मीटिंग में मुझे पूछा कि अरे तू तो बहुत बात कर रहा था, वो कोई जज की स्टोरी देंगे वगैरह वगैरह, तो वो तो स्टोरी दिया ही नहीं तूने। तो और मैं एक्चुअली शॉक हो गया वो सुन के। तो मैं उनको बोला कि ये स्टोरी तो मैंने 27 फरवरी को सबमिट की थी, और आप अभी मुझे अक्टूबर में पूछ रहे हो। इनफैक्ट मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अभी तक स्टोरी आई क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन कुछ एडिटर तो कह रहे थे कि अब तुमने जो दिया उसमें कोई स्टोरी नहीं है। और उसी वक्त मेरे बगल में मेरा फोटोग्राफर था मीटिंग में बैठा हुआ, तो मैं उसको बोला कि बॉस ये नहीं चलेगा, मैं छोड़ दूंगा अगर ये नहीं कर रहे तो। मतलब और आपके उसके बाद तरफ मैं आपके एक्चुअली पीछे पड़ गया। आपके तरफ से सबमिट करने के बाद जो है वो एडिटर्स, मैनेजिंग एडिटर्स तक वो पहुंचा नहीं? नहीं, नहीं पहुंचा। और मतलब जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वो दे सैट ऑन इट फॉर सेवरल मंथ्स, फ्रॉम February टू अक्टूबर, एटलीस्ट फॉर 8-9 months मतलब वो किसी वो बैठे सरकारी, रहे मतलब उसी वो किसी स्टोरी। सरकारी फाइल की तरह, जैसे सरकारी अधिकारी किसी फाइल पे बैठ जाते हैं, उसी तरीके से वो किसी जी जी जी। इन्वेस्टिगेटिव और रिपोर्ट पे बैठ मैं जाते हैं। पूछा करता था, उसका जवाब नहीं मिलता था। मैं पूछा करता था तो जवाब नहीं मिलता था। एक बार जवाब ये दे दिया था कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी एक केस आ गई है हम पर, वो सावरकर के मामले में। तो मैंने बोला वो ऐसे कैसे आई, मतलब बिना उस स्टोरी के ऑथर को नोटिस दिए आप पर कैसे केस हो सकती है। मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला था इस पूरे। तो ये, और उससे मुझे पता चल रहा था कि ये टाल रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, दूसरी बात कर रहे हैं। तो फिर मैं पीछे पड़ा हुआ था। आखिर में 6 नवंबर को मुझे ये बताया गया कि हम ये स्टोरी नहीं कैरी करेंगे, और आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप जो करना चाहें। और उसी मेल के रिप्लाई में मैंने जवाब दे दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ 6 नवंबर को। और 6 नवंबर को रिजाइन करने के बाद फिर मैं कई जगह कोशिश कर रहा था इसको पब्लिश करने की, लेकिन हर जगह से नहीं आ रहा था। तो उस वक्त एक्चुअली परंजॉय गुहा जो है सीनियर जर्नलिस्ट, रंजय गुहा ठाकुर का। उन्होंने ये इस स्टोरी के बारे में, परंजॉय गुहा ठाकुर था, वो मेरे काफी अच्छे मित्र है। तो उन्होंने इस स्टोरी के बारे में कैरावन के एडिटर्स को बताया, हरतोष सिंह बल और विनोद जोश को। और सुनते ही उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे तुरंत दिल्ली बुला लिया, उसके ऊपर काम करना फिर से शुरू हुआ। इस तरह से फिर वो कैरावन में आई। कैरवैन का भी आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है, किस्सा जिक्र किया है आपने, कि एक अलग से चैप्टर भी है इसमें किताब में कैरवैन का, कि कैसे आप गाड़ी में बैठे हुए थे और अचानक से जो कैरवैन के जो एडिटर हैं विनोद के, जो से उनका फोन आता है और कहते हैं कि वो जरा सा बताइए मुझे कि कैसे हुआ था वो, आप कैसे, उन्होंने बुलाया, फिर आपने कैसे उनको स्टोरी वो पिच की? परंजॉय ने उनको बताया था स्टोरी के बारे में। तो उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास एक स्टोरी है जिसके बारे में परंजॉय ने हमें बताया। उन्होंने जिक्र नहीं किया कौन सी स्टोरी। तो वो स्टोरी हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप दिल्ली आओगे? तो मैंने बोला कि हाँ आऊँगा। तो बोले कल सुबह आप आ जाओ। तो मैं बोला मैं कल सुबह तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था, और आखिरी वक्त को आप टिकट लेने जाते हो तो बहुत महंगा आता है। हाँ, तो मैं बोला कि मेरी डायनामिक मेरी फेयर। प्रॉब्लम ये है। तो हाँ, मैं ट्रेन की रिजर्वेशन करने जाऊंगा तो 2 दिन लग जाएंगे, तो टाइम लगेगा।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आपको टिकट भेजते हैं, आप सुबह कल पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। तो मैं पहली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया और हरतोष को मैसेज किया। तो हरतोष ने मुझे लोकेशन, विनोद जोश ने मुझे लोकेशन भेजा और उन्होंने कहा कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ। तो उस लोकेशन पे मैं गया तो वो उनके जो एक ऑफिस में काम करने वाले एसोसिएट एडिटर थे, वो उनका घर था और उनके घर पे गया तो काफ़ी सारा लोग बैठे हुए थे। वीडियो एडिटर बैठा हुआ था, फोटो एडिटर था, कॉपी राइटर्स तो बैठे हुए थे, खुद विनोद जोश वहाँ पे थे और ये सुबह 8:30-9 का समय होगा। और जाते ही उन्होंने मुझे बुलाया, सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कि हम जानबूझ के हमने इधर बुलाया है क्योंकि ये स्टोरी हम ऑफिस में सारे स्टाफ के सामने बैठकर इसके बारे में काम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो यहाँ इसलिए बुलाया है। तो वो पहले उन्होंने कुछ सवाल जवाब मतलब करना पूछना शुरू किया इस स्टोरी के बारे में, कैसे मिली, क्या क्या किया, कैसे मिला, क्या पूरा सिचुएशन थी, माहौल क्या था, वीक में क्या हुआ, वहाँ पर क्यों कैरी नहीं हुआ, इस किस्म से सारी बातें उन्होंने पूछी। और फिर हमने 10 बजे के करीब मतलब पहली चाय और समोसा वगैरह खाया और काम करना शुरू किया और फिर वो स्ट्रेट अवे रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप उसके ऊपर काम कर रहे थे। पूरी स्टोरी रीराइट हो रही थी, वीडियो एडिट हो रहे थे, वीडियो ट्रांसक्राइब हो रहे थे क्योंकि जो इंटरव्यूज किए थे वो सारे मराठी में किए हुए इंटरव्यूज थे और उसको अंग्रेजी में ट्रांसक्राइब करना था। कौन से पोर्शंस, क्योंकि जो वीडियोस है वो मतलब टोटल वीडियोस उनकी सिस्टर का, फादर का, नुपुर का, ये सारे मिला के करीब 8-8.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा और उसमें से हम कोट्स चुन रहे थे एग्जैक्टली और जो दिखाए है एक्चुअल वेबसाइट पर वो कुछ 18 मिनट के वीडियो है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही थी वो मेरी सारी इंटरव्यूज और इंटरेक्शन के दौरान। तो वो सारी बातों के बारे में हम बातें हो रही थी, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। ये 11 बजे तक चला। फिर 11 बजे हम खाना खाने गए। रात को 1 या 1:30 बजे मुझे मेरी जहाँ अरेंजमेंट की थी उस होटल में मुझे ड्रॉप किया। फिर दूसरे दिन हम मिले, दूसरे दिन हरतोष सिंह के घर पे मिले, हरतोष गोल के, और फिर वहाँ बातें हुई। फिर उनके ओनर जो थे दिल्ली पब्लिकेशन के, दिल्ली प्रेस के, तो उनके मिलने के लिए हम गए। उन्होंने आपको जॉब भी ऑफर किया था कैरवन उनके में? साथ जी 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 किया था। तो वो सारी बातें हुई, वो तो लिखा है मैंने और इस तरह से वो स्टोरी आखिर कैरावन में। लेकिन ये हरतोष और विनोद जोश के बगैर ये नामुमकिन था इस स्टोरी को लोगों तक पहुंचना। तो कैरवन आपने मतलब द वीक के लिए आपने जो भी दस्तावेज जुटाए थे, जो भी रिकॉर्डिंग्स थी आपकी और जो भी आपका था कच्चा चिट्ठा, जो भी मटेरियल था, उसको कैरवन में जैसे ही आपने पिच किया उसके बाद कौन सी डेवलपमेंट हुई वहां पे? क्या और भी तरीके की कुछ चीजें वहां पे इन्वेस्टिगेट हुई अब कैरवन के लेवल से, या फिर क्या हुआ वहां पे? बहुत सारी, मतलब एक तो प्रोसेस जो है वहाँ की एडिटोरियल प्रोसेस कैरावन की, उस प्रोसेस के बारे में जानकारी हुई जो द वीक में नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे फैक्ट चेकिंग हुआ, मतलब उस स्टोरी में जो लिखा है उस हर चीज को वेरीफाई किया। हर चीज को, मैंने अगर कोई कोट लिखी है तो वो कोट किस आधार पे लिखी है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, नहीं है, क्या है। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग सुना जाता था, वो पीस मार्क किया जाता था उस वीडियो का। अगर वीडियो रिकॉर्डेड कोई कोट नहीं है तो जिसका कोट लिया है उसको फोन करके पूछा जाता था कि क्या आपसे बात की थी, क्या आपने ये बात कही थी। वो अगर हाँ कहते हैं तो ही वो कोट उसमें रहेगी। ये फैक्ट चेकिंग पूरा हुआ। जो डॉक्यूमेंट्स कोट किए थे
क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी थी एक्चुअली। तो वो हर हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया, हर चीज को। किसी मेडिकल टर्म है, अब उस मेडिकल टर्म का आसान मतलब मैंने अगर स्टोरी में लिखा है तो वो किसी डॉक्टर से वेरीफाई किया जाता था कि क्या इस मेडिकल टर्म का वाकई में मतलब ऐसा निकलता है। कॉरोनरी आर्टरी इंसफिशिएंसी को लेमैन्स लैंग्वेज में मैं अगर कार्डियक अरेस्ट कह रहा हूँ, तो वो वेरीफाई किया जाता था कि क्या वाकई कोरोनरी आर्टरी इंसफिशिएंसी का मतलब कार्डियक अरेस्ट है। तो इस किस्म से हर चीज फैक्ट चेकिंग किया गया। फैक्ट चेकिंग करने के बाद पूरी स्टोरी एक लीगल एक्सपर्ट को सौंपी गई सारे एविडेंस के साथ कि आप इसको लीगल वेटिंग करो कि क्या ये लीगली टेनेबल है, जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है। और उसमें तो अगर मैंने एलिजेडली लिखा है तो एलिजेडली ही क्यों लिखा, क्या इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं किया जा सकता है। तो यू इस्तेमाल किए हुए शब्द ये कितने प्रिसाइज है, ये कितने प्रॉपर है, हर चीज को वेरीफाई करके वो स्टोरी निकली। और वो सब होने के बाद मुझे ये बताया गया कि एक बार आप फिर जज लोया के फादर के पास जाओ और उनका दोबारा एक इंटरव्यू करने की कोशिश करो, क्योंकि पहला इंटरव्यू जो था मैंने किया हुआ 3.5 घंटे के करीब, तो वो ऑडियो रिकॉर्डेड था, क्योंकि उन्होंने कैमरा निकालने से मना किया था। तो वो ऑडियो रिकॉर्डेड था, तो उन्होंने कहा कि जाकर दोबारा कोशिश करो वीडियो रिकॉर्डिंग की। फिर मैं वापस आया, वापस आने के बाद फिर उनके घर पे गया। वो उस वक्त औरंगाबाद में थे अपनी दूसरी बेटी के यहाँ पे। वहां जाकर उनसे मुलाकात की, फिर वो तैयार हुए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। फिर पूरा वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू हुआ। फिर उसको लेके हम रात को पुणे पहुंचे। पुणे में रात को एक दोस्त के घर से उसको पूरा वीडियो अपलोड किया गया। फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, क्योंकि वो भी मराठी में था, तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना, रात भर मेरा काम चलता रहा। सुबह सुबह या दोपहर को मैंने वो अपलोड किया पूरा ट्रांसक्रिप्शन, और वो खत्म करके मैं बम्बई गया 19 नवंबर को रात को। और फिर 20 नवंबर को ये स्टोरी लोगों के सामने आई।